सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेके आपके सामने। पिछले कई दिनों से एक फरमाइश बार बार आ रही थी, जिसका मैंने कहीं, शायद मुझे याद नहीं, कहीं जिक्र किया होगा कि एक बार मेरे दाऊद इब्राहिम के साथ जो मेरा दुबई में मुलाकात हुई थी, उस उन्हीं दिनों में एक बार दाऊद इब्राहिम एक शख्स को लेके मेरे होटल के कमरे में आए थे और वो बड़ा अजीबोगरीब सी एक किस्सा था, कहानी थी। उसको सुनने के लिए बहुत लोगों ने फरमाइश की हुई है कि आप वो दिल्ली दरबार वाला किस्सा सुनाइए। तो मुझे कहीं याद नहीं आ रहा था कि कौन से किस्से की बात कर रहे हैं। तो एक दो दिन पहले मुझे वो इशारा मैंने अपने सुनने वालों का समझा कि शायद वो इस किस्से की बात कर रहे हैं जो दिल्ली के, जो दुबई के दिल्ली दरबार होटल में वो मेरी जो मुलाकात हुई। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, आप ध्यान से सुनिए। इसके बहुत से पहलू हैं। सबसे बड़ा पहलू है कि दाऊद पत्रकारों के साथ कैसे बिहेव करता था। हमने जो पिछले दिनों एक सीरीज़ की थी प्रेस रिपोर्टर्स का, माफिया के साथ जो टक्कर तो होती थी, जो उनका जो आपस में तू मैं भी होती थी, उसमें खून खराबा भी हुआ, पत्रकार मारे गए, कुछ लोगों पे केस चले, कुछ लोग बरी हो गए। और ऐसे बहुत से केस हैं जो उस एक सीरीज़ में नहीं पूरे हो सके। आने वाले दिनों में शायद एक और एपिसोड बनाना पड़ेगा। उल्लासनगर में कुछ पत्रकारों के मर्डर हुए, न्यू बॉम्बे में भी 3-4 मर्डर हुए पत्रकारों के। तो इस तरीके से वो करेंगे बात। लेकिन बहुत से लोगों ने ये पूछा कि आपके एक्सपीरियंसेस के मुताबिक दाऊद के पत्रकारों के साथ रिलेशन कैसे थे। तो मैं एक किस्सा दुबई वाला सुनाने के पहले जब बता दूं कि मैं दाऊद को शायद वो पत्रकार हूं जो बहुत लेट मिला हूं। मेरे से पहले बहुत सारे पत्रकार जैसे शीला रावल टीवी की जर्नलिस्ट हैं, शीला भट्ट एक जर्नलिस्ट हैं, पहले अखबार में थी, अब टीवी में हैं कहीं। इसी तरह से और काफ़ी सारे लोग मेरे से पहले दाऊद को मिल चुके थे दुबई में या कहीं और, मुझे मालूम नहीं। और उन लोगों ने दाऊद की इंटरव्यू भी की और इंटरव्यूज रिप्यूटेड मैगजीन में छपी, जैसे लस्टेड वीकली ऑफ इंडिया। तो मेरे से पहले काफ़ी पत्रकार दाऊद को दुबई जाके या कहीं और उनको मिलके इंटरव्यू कर चुके थे। तो कोई ये बड़ी बात नहीं है कि मैं उनके काफ़ी समय के बाद मैं दाऊद को मिला, लेकिन मैंने कोई इंटरव्यू नहीं की। क्योंकि इंटरव्यू करने का मतलब होता है आप वही बातें जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में हैं वो आप पूछते हो, और इंटरव्यू देने वाला आपको कभी भी वो बात नहीं बताएगा जो आप उससे सुनना चाहते हो। तो उसने अपनी बात कहनी है, तो मुझे अपना अपना नज़रिया होता है। मुझे कभी इस बात का शौक़ नहीं रहा कि मैं किसी आदमी को, बड़े को, छोटे को, क्राइम के, पुलिस के, कस्टम के, पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर, इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े आदमी को मिलूं और उसकी इंटरव्यू करूं। तो खैर, मैं तो जाता था अपने घूमने फिरने के लिए। मेरा कुछ काम थे वहाँ पे, मेरे दोस्तों का काम चलता था गोवा में, उसके लिए उनका जो हेड ऑफिस था वो शारजा में था। वो अलग किस्सा है, वो भी आपको सुनाऊंगा आने वाले दिनों में। मुझे तो उस सिलसिले में दुबई जाना पड़ता था, कुछ सामान खरीदना होता था, कुछ और पेपरी कागजी कार्रवाई पूरी करनी होती थी, कुछ मीटिंग्स होती थी उस बिज़नेस के ताल्लुक में। तो मैं जाता रहता था महीने में 1-2 बार, कई बार 2 महीने के बाद। तो जैसे जैसे काम होता था तो चक्कर लगता था, मैं दुबई चला जाता था। और मेरा एक ही रहने का अड्डा हुआ करता था, वो था दिल्ली दरबार। तो मुझे जान पहचानने वाले जितने लोग दुबई में थे सबको ये पता होता था कि अगर बलजीत परमार दुबई में आया है तो कहाँ रुकेगा। दिल्ली दरबार के जो मालिक थे जाफ़र भाई और उनके एक दूसरे भाई थे, तभी उनका ये बिज़नेस जॉइंट बिज़नेस था, साथ में काम करते थे। जाफ़र भाई के दिल्ली में, बम्बई में दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट थे, कैटरिंग का काम भी था। एक उनका दिल्ली दरबार बीच गेट ऑफ इंडिया के पास है, एक दूसरी जगह पे है, और काफ़ी सारे आउटलेट्स और भी उनके हैं। तो जाफ़र भाई मुझे कॉमन दोस्तों के थ्रू जानते थे। और उस ज़माने में ये होता था कि आप पैसा लेके जाओ यहाँ से और वहाँ पे आपका ज़्यादा खर्चा हो जाए तो किससे उधार मांगोगे।
तो वो ज़माना ऐसा था कि आप परदेश में जाके अगर आपके पैसे ख़त्म हो गए या ओवर एक्सपेंडिचर हो गया तो आप क्या करोगे। तो एक मेरी आदत थी, मैं कभी किसी से उधार मांगता नहीं, किसी के साथ फ्री में रहता नहीं था। बहुत से दोस्तों के, मेरे खास फ्रेंड्स के, उनके होटल थे, उनके बड़े बड़े घर थे, उनके पास गाड़ियाँ भी थीं, मैं किसी के घर भी जाके रह सकता था। लेकिन मैं कभी, मुझे ये मेरी नेचर नहीं है कि मैं किसी को तकलीफ़ दूँ, उसके पर्सनल ज़िंदगी में खलल डालूँ। अपना अच्छा रहता, होटल का एक रूम किराए पे लिया, सस्ता सा, ज़्यादा महंगा नहीं, तो उसी के हिसाब से अपना खर्चा करके आ जाना। तो ज़्यादा पैसा उठाने से अगर मैं जैसे कहा कि कम पड़ जाए तो मुश्किल होती है। तो मेरा अरेंजमेंट ये था जाफ़र भाई से कि जब भी मैं दुबई जाऊंगा आपके होटल में ठहरूंगा। उनका नीचे रेस्टोरेंट था, बहुत फेमस दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट, वहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता था, इंडियन खाना मिल जाता था। तो बाहर का वो अजीबोगरीब खाना खाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो जो उनका 3 दिन 4 दिन 5 दिन, 5 दिन के ज़्यादा मैं कभी दुबई में रुका नहीं था। तो उसमें जो खर्चा होता था मेरा, वो बिल मैं वापस आके वहाँ से बिल ले आता था और यहाँ पे जाफ़र भाई को पेमेंट कर दिया करता था। अगर 1 महीने में नहीं हुआ तो आधा आधा करके 2 महीने में दे देना, जैसे मैं अफोर्ड कर सकता था। तो ये एक अरेंजमेंट था जाफ़र भाई के साथ मेरा। तो खैर, तो दिल्ली दरबार में मैं रुका हुआ था, 7वें फ्लोर पे मेरा कमरा था। काम मेरा ख़त्म हो गया था उसी दिन। मैं 2-3 दिन जब मैं उस इलाके में जाता था अपने काम की वजह से, तो पर्ल सेंटर चला जाता था दाऊद के ऑफिस में। वहाँ पे ऐसे ही चाय वाय पी के आ जाना, गप्पे लड़ा के बातें करके, और कुछ बात तो होती नहीं थी खास कोई करने की। तो कुछ लोगों को मिलना गिलना हो जाता था बम्बई से गए हुए, कभी महमूद साहब बैठे होते थे उनको मिल लिए, कभी कोई और जान पहचान वाला मिल गया। वहीं पे छोटा राजन से मुलाकात हो जाती थी, आफ्ताब भटकी से मुलाकात हो जाती थी, अनीस इब्राहिम से मुलाकात हो जाती थी। तो एक ऐसे ही हंसी मजाक जो चलना। और कभी मेरी इन मुलाकातों के दौरान क्राइम की बात कभी नहीं हुई। ना मुझे उन्होंने कभी पूछा कि बम्बई में फ़लाँ ऑफिसर क्या कर रहा है, फ़लाँ आदमी क्या कर रहा है। ना मैंने उनको कभी पूछा कि आपने पहले क्या किया, आगे क्या करने वाले हो। तो उनका अपना काम वो करते थे, मेरा अपना काम मैं करता था। कभी एक दूसरे के काम में दखल नहीं दिया। खैर, तो जिस दिन मैंने वापस आना था दुबई से, उसके एक दिन पहले शाम को लेट नाइट में अपना काम वाम ख़त्म करके अपना सामान पैक कर रहा था। सारा सामान को ज़्यादा नहीं होता था, मैं 8 किलो लेके जाता था, बस 10 किलो लेके वापस आ जाता था। क्या लाना था दुबई से, हर चीज़ तो बम्बई में अवेलेबल होती थी। और कई बारी तो दुबई से भी सस्ती चीज़ बम्बई में मिल जाती थी अगर आपके सोर्सेज आपके अच्छे होते। तो मैं कोई खरीदो फरोख्त शॉपिंग वगैरह ज़्यादा करता नहीं था। हाँ, दोस्तों की कुछ फरमाइशें होती थी कि मेरे लिए आते हुए ये ले आना, कोई घड़ी ले आना, कुछ ले आना, इस किस्म की चीज़ मैं वो ला के दे देता था, उसके पैसे ले लेता था उनसे। तो ये एक दोस्तों को खुश करने का, उनकी कोई बच्चों के लिए थोड़ा बहुत कुछ ले आना कुछ। तो खैर, मैं अपना सामान पैक कर रहा था रात के कोई 10 साढ़े 10 बजे। तो अचानक दरवाजे की बेल बजती है। मैं बहुत हैरान कि मैंने तो खाना वाना खा लिया, मैं तो सोने की तैयारी कर रहा था सामान बंद करके, इस टाइम पे कौन आ गया। तो दरवाज़ा खोला तो बाहर हनीफ खड़ा था। हनीफ कुत्ता के नाम से जिसको लोग जानते हैं, बहुत बढ़िया आदमी था, हंसमुख जॉली मैन, तो हैप्पी गो लक्की सॉर्ट ऑफ पर्सन। तो वो थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के मेरे रूम के अंदर देखने लगा। मैंने, क्या देख रहे हो भाई? बोला, अकेले हो ना, कोई और तो नहीं है? उसको लगा कि शायद मेरा कोई दोस्त यार दोस्त को आया होगा या कुछ। तो लेकिन मैं अकेला था। तो मैंने, क्या बात है? बोलता, भाई आ रहे हैं थोड़ी देर में, उनको मिलना है। भाई मतलब दाऊद इब्राहिम। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने वो जो उस छोटा सा कमरा था, बहुत बड़ा कमरा नहीं था, उसमें एक डबल बेड था, वो छोटे साइज़ का, एक छोटा सा टीवी डब्बे जैसा होता था उस ज़माने में, आजकल तो दीवार के साथ लटकाने वाले, वो टेबल पे रखा हुआ था। उसके साथ एक कुर्सी टेबल के साथ सिर्फ, और छोटा सा रूम, और कोई 2-3-4 आदमी बैठ ही सकते थे, तो मंजे पे बैठना पड़ता था बेड पे। तो खैर, मैंने वो जो सामान मेरा बेड पे पड़ा था वो उठा के मैंने वो जो टेबल था टीवी वाला, वहाँ पे सब रख दिए कि चलो बाकी सामान बाद में पैकिंग करूँगा। तो थोड़े 4-5 मिनट के बाद दाऊद इब्राहिम और उनके साथ एक आदमी लंबा सा पतला सा, वो आदमी साथ में आया, टाई वाई पहनी हुई। तो कुछ थोड़ा सा गर्मियों का सीज़न था, ठंडी का मौसम नहीं था।
तो दोनों शख्स मेरे रूम में एंटर होते हैं। तो मैंने वो शख्स को देखा तो मुझे एकदम रिकलेक्ट नहीं कर पाया कि ये आदमी कौन है, लेकिन इतना मुझे एहसास जरूर हुआ कि ये चेहरा जो है ये कहीं देखा हुआ है। मैं उस शख्स को पहले कभी मिला नहीं था, उसके बारे में सुना बहुत था। खैर वो इस किस्से में आएगा सब। तो वो आदमी दाऊद उस बेड पे बैठ कर वो ढोल लगा के पीछे दीवार के साथ, और एक कॉर्नर पे वो आदमी बैठ गया और मैं कुर्सी जो एक पड़ी थी मैं कुर्सी पे बैठ गया और बातचीत शुरू हुई। पहले चाय मंगवाई गई, चाय वाय पीने के बाद ऐसा 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद दाऊद ने बातचीत करनी शुरू की कि आप एक वो बहुत बढ़िया आपने स्टोरीज की हैं 3-4 कस्टम की, स्मगलर्स की, बॉम्बे और गोवा के स्मगलर्स का जो लिंक है उसकी बहुत तारीफ हो रही है। मैंने भी वो आपकी रिपोर्ट पढ़ी है। तो वो क्या किस्सा क्या है, वो असल में क्या कहानी है? तो वो जब ये सवाल दाऊद ने किया तो मैंने उस साक्षी का दोबारा देखा ध्यान से, लेकिन फिर भी थोड़ा रिकलेक्ट नहीं हुआ। तो मुझे शक तो हुआ कि ये आदमी कौन है, क्योंकि मैं कभी मिला नहीं। तो उसके पहले को तस्वीरों में आदमी फोटोग्राफ देखी थी बहुत साल पहले उसकी, एक वो छापी भी थी मैंने अखबार में, लेकिन फिर भी कुछ चेहरे में फ़र्क तो होता ही है। तो मुझे वो रिकलेक्ट उसका नाम याद नहीं आ रहा था कि ये शख्स कौन हो सकता है। इतना था कि मैं इसको जानता हूँ। तो खैर बात आगे बढ़ी। मैंने बताया कि बम्बई में पॉलिटिकल स्मगलर नेक्सस है, पॉलिटिशियंस के साथ स्मगलर मिले हुए हैं। वही हाल गोवा में है, गोवा में पॉलिटिकल स्मगलिंग नेक्सस है। तो जो स्मगलर्स हैं वो पॉलिटिकल लीडर बन के उसका फ़ायदा कैसे उठाते हैं, कैसे पॉलिटिक्स में रह के बड़े नेताओं के साथ रिश्ते बना के अपना धंधा करते हैं। तो ये एक जनरल ओवरव्यू में मैं और दाऊद डिस्कस कर रहे थे। दाऊद ने कुछ अपनी राय भी कुछ लोगों के बारे में रखी कि हाँ वो भी ऐसा है, ऐसा हो सकता है, ये तरीका है, ये पॉलिटिक्स एक किस्म का आजकल सेवा का साधन नहीं, ये प्रोफेशन बन गया है, एक अपने गुनाहों को छुपाने, कुछ इस किस्म की जनरल किस्म की बातें। वो तकरीबन पूरा वो किस्सा सुनाते सुनाते मुझे कोई 1-1.5 घंटा तक हम वो करते रहे। तो फिर दाऊद ने मुझे पूछा कि जो आपने खबर अखबार में, मैंने 3 आर्टिकल लिखे थे जिसमें बॉम्बे गोवा के पॉलिटिकल स्मगलर नेक्सस का मैंने अपने तरीके से पर्दाफाश किया था। जब मेरा पहला आर्टिकल छपा तो मुझे एक बहुत सीनियर कस्टम ऑफिसर हुआ करते थे, अब इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने मुझे अपने एक आदमी को भेज के एक फ़ोटोग्राफ भेजी मुझे कि मैं आपको एक फ़ोटोग्राफ देता हूँ, ये आपके काम आ सकती है, कभी देखना, कभी इस्तेमाल करनी हो। तो जब ये बात करते करते मुझे वो फ़ोटोग्राफ की याद आई जो मैंने अपने अखबार में छापी थी, तो मैं समझ गया कि ये आदमी जो मेरे सामने बैठा है ये वही है जिसकी फ़ोटो मैंने छापी थी। और उस फ़ोटो में 3 आदमी थे। एक गुरुदास कामत था उसमें, एक चर्चिल अलैमाओ जो गोवा का चीफ मिनिस्टर रह चुका था, कस्टम के एक स्मगलिंग केस में उसकी गाड़ी से सोना जो था वो स्मगल किया जा रहा था, उसमें उसके एक भाई की डेथ भी हो गई थी कस्टम वाले के साथ। वो जो उसकी हाथों पाई हुई कस्ताव फर्नांडिस करके कस्टम ऑफिसर था, उसके साथ हाथों पाई में उसकी डेथ हुई गाड़ी में। वो मर्डर का केस हुआ, चला सुप्रीम कोर्ट तक, कस्ताव बरी हुआ बाद में। वो बहुत वो मैंने वो किस्सा शायद एक एपिसोड में आपको सुनाया है। तो वो जो एक नेक्सस था, एक गोवा का फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, मुंबई का एक MP रह चुका आदमी गुरुदास कामत, और तीसरा था जेवियर मार्कस। जेवियर मार्कस कंपैरेटिवली इन दोनों से यंग था। मुंबई में नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया से में सरगर्म हुआ, भवंस कॉलेज में पढ़ा करता था जहाँ पे शरद शेट्टी वगैरह ये कंपनी सारी पढ़ती थी। स्टूडेंट लीडर था और इन जो अंडरवर्ल्ड के लोग वहाँ पढ़ते थे उस ज़माने में, जब चक्कर मारते थे, उनके साथ उसकी दोस्ती हुई। तो कॉलेज टाइम से जेवियर का कुछ ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा जो इलीगल कामों में लगे हुए थे। तो उसी चक्कर में कस्टम के उस ऑफिसर ने
उनका नाम दया शंकर साहब था। उन्होंने एक रेड मारी थी जेवियर मार्कस के घर पे, जहाँ से उनको कोई एविडेंस मिली, कोई डॉक्यूमेंट मिले। उसी चक्कर में जेवियर की गाड़ी भी उन्होंने सीज की थी मेरीलैंड प्रिवेंटिव विंग में। खैर वो लंबा चौड़ा किस्सा है, वो सुनाऊंगा तो घंटे लग जाएंगे। तो ये उसके ऐसे केसेस में कुछ इन्वॉल्वमेंट हुई जेवियर की, और मैंने वो 3 आर्टिकल जो लिखे उनमें जो कस्टम के केसेस थे इनके खिलाफ, उनका मैंने जिक्र किया और वो फ़ोटो छापी। उस फोटो में वही शख्स था, तीसरा आदमी गुरुदास कामत और चर्चिल के साथ जेवियर मार्कस। तो जब मेरे वो फ़ोटो की याद आई तो फिर मैंने रूम में बैठे उस शख्स की तरफ देखा, तो मैं पहचान गया ये जेवियर मार्कस ही है, क्योंकि दाऊद ने हमारी इंट्रोडक्शन नहीं करवाई थी, मुझे उससे नहीं मिलवाया, उसने मुझसे नहीं मिलवाया था। रूम में आते ही चाय वाय पी के बातें शुरू हो गई। मैंने भी ये शो नहीं किया कि मैंने इस शख्स को पहचान लिया है। तो तब तो 2 घंटे हो गए थे बातचीत करते करते। 2 घंटे के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये आदमी जो सामने बैठा है ये जेवियर मार्कस ही है। तो उसके साथ बातचीत करते करते ये अंदर की बातें जो कस्टम की थी, ये एक दूसरे को पर्सनली जानते भी थे दयाशंकर और जेवियर। कुछ वो एक लंबा चौड़ा किस्सा है कैसे जानते थे। तो ये करते करते, और इनका गुरुदास कामत के साथ, गुरुदास कामत जो MP रहे मुंबई से, सेंट्रल में मिनिस्टर भी रहे, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं था, ना कहीं उनका कहीं स्मगलिंग में कहीं और किसी किस्से में काम आया, नाम आया कभी। तो वो तस्वीर से ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये दोनों आदमी जो स्मगलिंग केसेस में एक समय पे इन्वॉल्व रहे हैं, उनकी गुरुदास कामत के साथ तस्वीर कैसे आ गई। तो वो न उसका नेक्सस था पॉलिटिकल नेक्सस। इस किस्म का काम करने वाले लोग अक्सर बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के साथ बना के रखते हैं। अब ये पता नहीं कि गुरुदास कामत को इनकी बैकग्राउंड मालूम थी या नहीं मालूम थी, या शायद ये भी हो सकता है कि इनके कुछ बिजनेस रिलेशंस हो गए कुछ, या जो नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया का रिश्ता, या कांग्रेस पार्टी का वर्कर होने का रिश्ता, कोई ना कोई रिश्ता तो होगा जो तीनों की तस्वीर साथ में जो मुझे कस्टम वालों ने दी वो मैंने छापी। तो उस तस्वीर का जिक्र भी निकला दुबई के उस होटल में, उस कमरे में। तो खैर वो बातचीत करते 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 यहाँ तक जाके पहुँची कि मैंने जब बताया कि मैं ये जो स्टोरीज करता हूँ किसी लालच से नहीं करता, ये आदमी सामने बैठा है, उनको पूछिए कभी मेरे साथ इसकी बातचीत हुई, कभी मैंने इसको कभी धमकाया, जैसे पैसा मांगा, जब ब्लैकमेल किया। हाँ, इनकी तरफ से मुझे धमकियाँ जरूर मिली थी। गोवा से मुझे फ़ोन आए थे, गुरुदास कामत के कुछ जो खास लोग थे मुंबई में जिनको मैं जानता भी था, उन लोगों ने मुझे बड़े तरीके से डराया धमकाया कि आप जानते नहीं हो, ये बड़े पावरफुल लोग हैं, आप इनके खिलाफ कैसे लिख रहे हो। जेवियर की तरफ से कोई फ़ोन नहीं आया था, ना उसने फ़ोन किया ना उसके किसी बंदे ने किया। तो ये बातें सब करते करते एंड में सुबह के मेरे ख्याल 3 सवा 3 बज गए, जो पूरी रात निकल गई ये बातें करते करते। तो 3:15 साढ़े 3 के करीब दाऊद अपने बेड से खड़ा होता है और उस आदमी को, वो आदमी भी खड़ा हो जाता है साथ में। तो जैसे दरवाजे के पास आए तो मुझे बोले कि देखिए बलजीत परमार, बात यह है कि मैं इस शख्स को नहीं जानता था। ये दाऊद का कहना है। आज दोपहर में दुबई में एक रहमान भाई है जो एयरपोर्ट पे बहुत बड़े ओहदे पे हैं, उनके दामाद की डेथ हो गई थी थोड़े दिन पहले। तो आज उसकी शोक सभा थी, रहमान साहब के दामाद की कंडोलेंस मीटिंग थी। उस मीटिंग में ये शख्स भी आया हुआ था और इसको आपने अभी तो पहचान ही लिया कि जेवियर मार्कस है। तो मैं इसको जानता नहीं था। वहाँ पे मुझे कंडोलेंस के बाद रहमान साहब ने बोला कि ये शख्स जेवियर मार्कस मुंबई से आया है, इसके खिलाफ एक कोई रिपोर्टर इसके खिलाफ काफ़ी लिख रहा है, जिसकी वजह से इसका पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो, या कुछ इस किस्म की बात जिससे इसके फ्यूचर पे असर पड़ सकता है। तो देखो, इसके कहने के मुताबिक ये रहमान साहब ने दाऊद को कहा कि जेवियर के कहने के मुताबिक बलजीत परमार दुबई में है, आपको जानता है, आप देखो अगर इस आदमी की कोई हेल्प हो सकती हो तो।
तो दाऊद का कहना था कि रहमान साहब के कहने पे मैं इस शख्स को, जेवियर ने क्वेरी कर ली थी कि मैं दूसरे दिन वापस जा रहा हूँ। जेवियर का दुबई में कोई घर भी था, दुबई में इसने गाड़ी भी रखी हुई थी, वो मुझे बाद में मालूम पड़ा। तो वो उसको लेके दाऊद रहमान साहब के कहने पे जेवियर को लेके मेरे कमरे में आया और ये सारी बातचीत हुई। और जब दाऊद ने कहा कि देखिए मुझे मालूम नहीं थी अंदर की बातें, मैं कोई किसी की तरफदारी नहीं करता हूँ, लेकिन आपकी बातें सुन के मुझे लगा पूरी कहानी जो आपने सुनाई और इस आदमी ने माना। जेवियर को दाऊद ने पूछा कि जो बलजीत परमार ने कहा है उसमें कोई बात गलत है, तो जेवियर ने बोला नहीं। तो खड़े होके जाने के टाइम पे लिफ्ट के पास दाऊद ने मुझे बोला कि देखिए मैं कोई सिफारिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप इसके खिलाफ लिखो या ना लिखो, क्योंकि आपने जो लिखा है वो ये शख्स मान रहा है कि सही है। और जेवियर को बोले कि देखो मैं इसमें अभी कोई दखल नहीं दे सकता, आप अपने लेवल पे अगर बलजीत परमार से कोई बात कर सकते हो, इनके साथ आप मिलो, तो मैं बीच में दखल नहीं दूंगा। तो मुझे पूछा था आपने आप कब जा रहे हो वापस, मैं कल जा रहा हूँ। तो उसको मेरे सामने बोला जेवियर को आप कल सुबह एक बार मिल लो, आप उसमें बात कर लो, मैं कोई इसमें जजमेंट पास नहीं करूँगा, इनका काम है, अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम कर रहे हो। और वो दोनों शख्स लिफ्ट में चले गए। अब मेरी सुबह फ्लाइट थी 11 साढ़े 11 बजे, ये करते करते जाते जाते 3:30 से ज़्यादा सुबह का टाइम हो गया। मैं वापस आया, अपना सामान पैक किया, जल्दी जल्दी सोने की तैयारी की। रिसेप्शन में बोला कि मुझे सुबह 8 बजे जगा देना, कहीं मैं लेट नहीं हो जाऊं, सोने के चक्कर में फ़्लाइट नहीं निकल जाए। तो 8 बजे मुझे उन्होंने जगा दिया। मैं रेडी होके 9 बजे नीचे रिसेप्शन में आया, तो जेवियर मार्कस नीचे रिसेप्शन पे बैठा था। सुबह सुबह आ गया होटल में, तो मैंने टैक्सी के लिए बोला हुआ था, तो रिसेप्शन बोले कि नहीं, ये भाई साहब जो आपको मिलने आए हैं ये बोलते हैं आपको एयरपोर्ट पे छोड़ देंगे। तो जेवियर के पास वहाँ दुबई में मर्सिडीज गाड़ी और जेवियर खुद चला रहा था, तो मुझे गाड़ी में बैठाया और एयरपोर्ट पे छोड़ने गया। और रास्ते में फिर वही बात हुई कि देखिए, मुझे बोलता जेवियर ने कि आप सच्चे इंसान हो, आप सही बात लिखते हो, लेकिन मेरा जो कैरियर है वो बहुत ख़राब हो जाएगा, आप मेरे बारे में प्लीज़ सोचिए, मेरी पर्सनल लाइफ जो है वो ख़राब हो जाएगी। मैं मैरिड आदमी हूँ, बच्चों वाला हूँ, और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि कोई गलत काम मैं आगे से नहीं करूँगा, जो हो गया, पास इज पास। आगे से मैं अपना को लाइन चेंज कर रहा हूँ, फिल्म प्रोडक्शन में जा रहा हूँ, फिल्में बनाऊँगा, कुछ और काम करूँगा, ये जो ऐसे लोगों का साथ था वो मैं छोड़ रहा हूँ। कुछ इस किस्म की बातें एयरपोर्ट के रास्ते तक जेवियर ने मेरे साथ की। हम एयरपोर्ट पे पहुँचे और मैंने एक सुबह प्रॉमिस कहिए या एक बात कहिए, वो मैंने जेवियर से की कि चलो ठीक है, आज के बाद मैं आपके खिलाफ कोई सबूत ढूंढने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं आपके पीछे नहीं लगूँगा। पीछे तो वैसे नहीं लगता था मैं किसी की, मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट तो था नहीं, मेरा कोई पर्सनल लेना देना तो था नहीं। हाँ, लेकिन अगर मेरे पास बैठे बैठाए आपके खिलाफ कुछ नए सबूत आते हैं या कोई नई बात आती है तो मैं ज़रूर लिखूँगा, लेकिन मैं ढूंढूंगा नहीं, मैं कोशिश नहीं करूँगा ढूंढने की। ये एक जेंटलमैन प्रॉमिस है, मेरा प्रॉमिस है। आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो मुझे उसमें खुशी की बात है, कोई बुरी बात नहीं है। एक नई ज़िंदगी, नया काम शुरू करना, उसमें कहीं मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो मुझे बताना, हम मिलेंगे। वी आर नॉट एनिमीज़, हम दोस्त भी नहीं है, दुश्मन भी नहीं है, लेकिन अब जान पहचान हुई है तो इसको नेगेटिव नहीं रखना चाहिए थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, अच्छे काम करो, आगे बढ़ो। और आज तक मेरी जेवियर से दोस्ती चल रही है। मरने तक गुरुदास कामत मेरे परम मित्र रहे हैं, हर दुख सुख में साथ खड़े हैं। चर्चिल को मैं कभी मिला नहीं क्योंकि वो गोवा में था, मेरा कोई लेना देना नहीं था, उससे मैंने कभी बात नहीं की ज़िंदगी में। तो ये कहानी थी उस होटल रूम की, दुबई की, जो आप सुनना चाहते थे। इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।